Recently, British PMs have been talking about violence in Bangladesh. Why is Bangladesh trying to ban ISKCON, a peaceful and harmony spreading organization? Is this political or is this something else? Let's find out together. Some of you have asked me to look into Hindus in Bangladesh and what's happening, and this is why we're also doing this video today. So I say let's go into it. इस्कॉन इज डेंजरस। जोक नहीं है, सच है, क्योंकि बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने का पिटीशन फाइल किया है। जी हाँ, उसी इस्कॉन की बात हो रही है जिनके पूरी दुनिया भर में 850 से ज्यादा मंदिर है, 6 कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंस है, जो योगा, वैदिक ट्रेडिशन और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस दुनिया भर में ले जाते हैं। और तो और हर दिन 20 लाख से ज्यादा बच्चों को अक्षय पात्र प्रोग्राम के जरिए मुफ्त का खाना देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस्कॉन पूरी दुनिया में इंटरफेथ डायलॉग और एक हेल्दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज को प्रमोट करता है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पड़ोसी देश की सरकार इस संस्था को एक फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मानती है, तो सच ही होगा, राइट? कुछ ही दिनों पहले एक सीनियर इस्कॉन मॉन्क चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी को बांग्लादेश में अरेस्ट किया गया। उन पर देशद्रोह यानी सेडिशन के चार्जेस लगे हैं। आज बांग्लादेश का हाल कुछ ऐसा है, लेकिन जो इंडियंस ऑल आइज ऑन रफा कहने में बिजी थे, वो ऑल आइज ऑन ढाका कभी भी नहीं कहते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पड़ोसी देश में चल क्या रहा है। चलिए समझते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होना एक अपराध कैसे बन चुका है। इस्कॉन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हिंदुओं की तरह वहाँ की बाकी माइनॉरिटीज की डिमांड्स क्या हैं? और भारत यहाँ क्या रोल निभा सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, हिंदू होना एक अपराध है। बांग्लादेश में अगस्त के महीने तक शेख हसीना की सरकार थी, लेकिन महीनों की प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई और इसके बाद बांग्लादेश के प्रोटेस्ट ने दंगों का रूप ले लिया। अगस्त के महीने से लेकर नवंबर तक 2000 से ज्यादा अटैक्स हिंदूज की तरह बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और दूसरी माइनॉरिटीज पर भी हुए। और ये डेटा बांग्लादेश की ही एक माइनॉरिटी ग्रुप बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने पब्लिश किया है। अगर आप सारे सोर्सेस पढ़ना चाहते हैं तो सारे सोर्सेस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि ये अटैक्स रिलीजियस नहीं, पॉलिटिकल है। लोग शेख हसीना से फ्रस्ट्रेटेड थे और जिन घरों पर अटैक्स हुए वो उनकी पार्टी के सपोर्टर्स थे, इसीलिए उनके घर जले। यानी यहाँ अटैक्स को कंडेम करना, अटैक्स को रोकना छोड़कर अटैक्स का रीजन क्या हो सकता है, इस पर ही डिबेट हो रही है। उल्टा उन्होंने भारत को ही ब्लेम करना स्टार्ट किया कि भारत इन अटैक्स को एग्जैजरेट कर रहा है। तो इस सिचुएशन के चलते 25 अक्टूबर को बांग्लादेश में एक रैली हुई, जिसके बाद इस रैली में शामिल हुए 19 लीडर्स पर सेडिशन चार्जेस लगाए गए। उनका अपराध क्या था कि इस रैली में अलेजेडली उन्होंने एक सैफरन फ्लैग बांग्लादेशी फ्लैग के ऊपर प्लेस किया। दैट्स इट। यानी बांग्लादेशी सरकार के लिए उनकी पार्लियामेंट में दंगे करना क्रांति है। फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचूज को ऐसे वैंडलाइज करना पीसफुल प्रोटेस्ट है। लोगों के घर जला देना बस लोगों का फ्रस्ट्रेशन दिखाने का एक जरिया है। लेकिन अगर कोई सैफरन झंडा अलेजेडली बांग्लादेश के झंडे के ऊपर दिखा तो सीधा सेडिशन चार्जेस। द आयरनी इज, जो लोग सच में बांग्लादेशी झंडे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं ली जाती। इन इमेजेस को देखिए, क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं? क्या इन पर भी सेडिशन चार्जेस नहीं लगने चाहिए? या फिर सिर्फ धर्म और कन्वीनियंस को देखकर सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं? 1 नवंबर को चित्तोग्राम में बांग्लादेश के 30,000 हिंदूज ने अपनी सेफ्टी के लिए और इक्वल राइट्स के लिए डिमांड की। अब नवंबर 25 को चिन्मय दास ढाका से चित्तगोंग जा रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया, वो भी किसी प्रॉपर वारंट के बगैर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था और तो और उनकी बेल भी डिनाई कर दी गई। चिन्मय दास बांग्लादेशी सनातनी जागरण मंच के स्पोक्स पर्सन भी हैं, जो चाहते हैं कि बांग्लादेश की सारी माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स मिले। उन्होंने एक 8 पॉइंट प्लान प्रिपेयर किया है जो वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी सरकार इंप्लीमेंट करे। इन पॉइंट्स के बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। इसी सिलसिले में प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच क्लैशेस हुए, जिनमें 20 लोग इंजर हुए और एक लॉयर की जान भी गई। अब बांग्लादेश के हाई कोर्ट में इस्कॉन को बैन करने के लिए एक पिटीशन रजिस्टर हुआ है। बांग्लादेशी सरकार ने इस्कॉन को ऑलरेडी गिल्टी ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्कॉन एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब बांग्लादेश में मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं, जो काफी सैड है।
यानी बांग्लादेश की सरकार उस इस्कॉन को पनिश करना चाहती है जिन्होंने आज तक कभी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया, कभी भी किसी को खाना खिलाते समय ये नहीं पूछा कि वो किस भगवान में मानते हैं। बांग्लादेश के नजरिए में वो एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इतना डेंजरस है कि बांग्लादेश में बैन हो जाना चाहिए। इनफैक्ट जो लोग एक्चुअली जेल के पीछे होने चाहिए, जो लोग एक्चुअली बांग्लादेश के लिए खतरा है, ऐसे टेररिस्ट लोगों को बांग्लादेश जेल के बाहर निकाल रहा है और मॉन्क्स को जेल में डालने की कोशिश करता है। ये है नया This is crazy. Wow. बांग्लादेश। चैप्टर 2, इस्कॉन डेंजरस क्यों? इस्कॉन को कई लोग हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके फाउंडर है स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने न्यूयॉर्क में 1966 में इस्कॉन की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण का मैसेज यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पहुंचा। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम लोगों के घरों तक पहुंचा। इस्कॉन वैदिक मूल्यों के हिसाब से लाइफ जीने का मैसेज दुनिया को देता है, अहिंसा का मैसेज दुनिया को देता है। और इसीलिए आप एक इस्कॉन के फॉलोअर के हाथों में किताब देखेंगे, पत्थर नहीं, कोई भी तलवार नहीं उठाता, सुर से सुर मिलाकर श्री कृष्ण का नाम लेता है। आज इस्कॉन के पूरे दुनिया में 1 मिलियन से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। बांग्लादेश की बात करें तो इस्कॉन बांग्लादेश में अनाथालय चलाता है, वृद्धाश्रम चलाता है, फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है और फ्लड जैसी किसी भी नेचुरल कैलामिटी में ह्यूमैनिटेरियन एड देता है। पिछले 50 सालों में इस्कॉन के कितने मॉन्क्स ने बॉम्ब फोड़े हैं पता है? 0। कितने अनुयायियों ने लोगों के घर जलाए हैं? 0। कभी दंगे नहीं किए और ना ही कभी वायलेंस को प्रमोट किया। इस्कॉन एक पीस लविंग भक्ति मूवमेंट है। कुछ लोग समझते होंगे कि इससे लोगों का भला होता होगा, जरूरतमंद को सहारा मिलता होगा, लेकिन बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सरासर झूठ है। इस्कॉन डेंजरस है क्योंकि चिन्मय दास ने माइनॉरिटीज को बचाने के लिए कुछ मुद्दे सामने रखे हैं, जो मुद्दे बांग्लादेश आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहता। क्या है वो मुद्दे? आप सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। नंबर 1, माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन के केसेस में सिर्फ जस्टिस के लिए एक ट्रिब्यूनल हो और पीड़ितों को जल्द से जल्द रिहैबिलिटेट किया जाए और नुकसान भरपाई दी जाए। नंबर 2, एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का लॉ बने जो बांग्लादेश में आज मिसिंग है। नंबर 3, एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बने जो भारत में तो है लेकिन बांग्लादेश में आज तक नहीं बनी है। नंबर 4, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट को इन्फोर्स किया जाए। नंबर 5, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में माइनॉरिटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट हो। नंबर 6, एजुकेशन के लिए बोर्ड के पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो। दुर्गा पूजा के समय हॉलिडेज बढ़ाए जाए और रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड्स को मॉडर्नाइज किया जाए ताकि आगे जाकर नए बांग्लादेश में किसी भी पंथ के बेसिस पर वायलेंस ना हो। आपको क्या लगता है, ये सारी डिमांड्स बांग्लादेश को वीक बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए है या फिर रिलीजियस हार्मनी बढ़ाने के लिए है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। याद रहे, ये डिमांड सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, अहमदियाज और कई सारे इंडिजिनस ट्राइबल्स के लिए भी हैं। शायद बांग्लादेश नहीं चाहता कि उसका सेक्युलरिज्म का ढोंग दुनिया के सामने आए, इसीलिए बांग्लादेश इस मूवमेंट को दबाना चाहता है और इस्कॉन को भी बैन करना चाहता है ताकि आगे जाकर कोई भी इस लेवल पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ही ना कर पाए। बांग्लादेश ने एक बार देखा है कि अगर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होने लगे तो सरकार भी गिर सकती है या सरकार गिराई जा सकती है। तो आज बांग्लादेश रिस्क ही नहीं लेना चाहता। चैप्टर 3, भारत का रोल। आज बांग्लादेश बड़े ही आराम से कहता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन हमारे आस पड़ोस में इतनी इंस्टेबिलिटी चलते क्या भारत को हाथ पे हाथ धरे चुप बैठे रहना चाहिए? जब पड़ोसी देश के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत होती है। अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो पहले हमारे नेबरहुड में पीस बरकरार रखना जरूरी है। आज 68 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने मोदी जी को लेटर्स लिखे हैं ताकि भारत इस पर कोई ना कोई तो एक्शन ले। यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया भर में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को कंडेम करता है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में होने वाले हिंदू जेनोसाइड के बारे में कभी भी बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमें ही फर्क नहीं पड़ता। भारत को और दुनिया भर के हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन होता है, हम सबको पता है, लेकिन आज तक हम अपना पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने नहीं रख पाए हैं। हम इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी ही दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए। अरे दुनिया की क्यों बात करें, जब हम नॉर्थ ईस्ट में गए थे तो हमें पता चला कि 500 रुपए में आधार कार्ड और पैन कार्ड बन जाते हैं। यानी इंडियंस ही हैं जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत में लेने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं।
ये चीज रुकने की सख्त जरूरत है। पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि भारत के फॉरेन रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, लेकिन इन रिलेशंस का क्या फायदा अगर जरूरत के समय हम उनका इस्तेमाल ना कर पाए, हमारी बात दुनिया तक ना पहुंचा पाए। हमें दुनिया का अटेंशन उन कॉजेस पर लाना ही होगा जिनसे हमें फर्क पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन एक बात माननी ही पड़ेगी कि जब अमेरिका की बात होती है तो फिर वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको के सारे प्रोडक्ट्स पर 25% टैक्स लगाया है और उन दोनों देशों से कहा है कि कनाडा के थ्रू होने वाले इलीगल माइग्रेशन पर एक्शन लो और मेक्सिको से होने वाले ड्रग ट्रेड को रोको, नहीं तो टैक्सेस और बढ़ेंगे। यानी उन्होंने अटैक सीधा वहां किया है वेयर इट हर्ट्स। लुक, आई एम नॉट सेइंग कि हमें बांग्लादेश को हमारा दुश्मन बना देना चाहिए, लेकिन हमें बांग्लादेश को रिमाइंड करना चाहिए दैट फ्रेंडशिप इज अ टू वे स्ट्रीट। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश अडानी पावर को $800 मिलियन ओ करता है और पे ही नहीं कर रहा। 7 नवंबर की डेडलाइन थी, तो इसी महीने अडानी पावर ने अपना 60% सप्लाई काट दिया है। बांग्लादेश के टोटल पावर में से 10% अडानी पावर से आता है। अब अगर बांग्लादेश पेमेंट ही नहीं करता तो हमें उनकी इलेक्ट्रिसिटी काट देनी चाहिए, राइट? हम कोई चैरिटी तो नहीं चला रहे। हमें बांग्लादेश को दिखाने की जरूरत है कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। भारत को भी इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू बांग्लादेश को आइसोलेट करने की जरूरत है। हम सबको पता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर है। उनकी इकोनॉमी का 13% टेक्सटाइल से आता है और भारत ने पिछले साल बांग्लादेश को $2.18 बिलियन का कॉटन एक्सपोर्ट किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच $13 बिलियन का टोटल ट्रेड है, जिसमें से 2 बिलियन तो कॉटन का एक्सपोर्ट है। क्यों ना हम बांग्लादेश से ट्रेड के संबंध पॉज कर दें। आज मॉल में जाकर देखिए, सारे कपड़े मेड इन बांग्लादेश होते हैं। यानी बांग्लादेश स्मार्ट है, वो हमसे रॉ कॉटन खरीदता है, उससे कपड़े बनाता है और वापस हमें ही बेचता है। कॉटन एक वाटर गजलिंग क्रॉप है। 1 किलो कॉटन के लिए 10,000 लीटर पानी वेस्ट होता है। एक नया टी शर्ट बनाने के लिए 2,700 लीटर पानी और जीन्स बनाने के लिए तो 7,500 से 10,000 लीटर पानी वेस्ट होता है। फास्ट फैशन का हमारी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया, वो जरूर देखिए। यानी आज भारत अपना कीमती पानी कॉटन उगाने में वेस्ट कर रहा है। यानी हम कॉटन के साथ साथ इनडायरेक्टली हमारा पानी भी बांग्लादेश को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों? यहाँ बदलाव की जरूरत है। भारत बड़ा ही मस्त देश है। जिस समय हमारे पड़ोस में हिंदुओं पर अटैक हो रहे थे, तब हम बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के साथ T20 खेल रहे थे। वाई? तो इस वीडियो के थ्रू मेरे हर व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जब भी शॉपिंग करे तो देखिए कि वो प्रोडक्ट बना कहाँ है। कपड़े खरीदते समय थोड़े से पैसे बचाने के लिए मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स मत चुनिए, मेड इन इंडिया को प्रोत्साहन दीजिए। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज तो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार है, लेकिन जब बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे तो एक रेडिकल रिजीम ही बन जाएगी। तब माइनॉरिटीज की सिचुएशन आज से भी खराब होने वाली है। तो भारत सरकार को जागने की जरूरत है, एक एक्शन लेने की जरूरत है, अपना पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। क्योंकि इस्कॉन डेंजरस है या नहीं पता नहीं, लेकिन इस्कॉन को डेंजरस बताने वाला बांग्लादेश एक डेंजरस नेबरहुड बनता जा रहा है, ये एक सच है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। Okay, so it is for me a very, I guess, difficult video to comment on, because obviously I'm not in the region, I'm not aware, but this is pretty shocking, and I'm curious what you guys think, if India should do something as per what he was showing that Mr. T is doing to Mexico. It's not so black and white with Mexico. I've been reading about that, but it is shocking. It is shocking. I actually do not watch news, so I don't really usually know what's actually happening unless there is something super crazy happening. But wow. ISKCON is dangerous. Now, I actually watched videos, I think, a couple of years ago on ISKCON not being like exposing the dark truth about them, etc. So in my head, it was never such a clean organization. But if they're spreading the knowledge and feeding people, I guess in every quote unquote religion you find crazy people within that, and you can't judge it by it. But
Wow. I mean, I guess the things haven't really settled since this lady, their PM, had fled the country. Just always makes me think about, like, what a crazy world we live in all honesty. Like, why would you burn people houses? I mean, I don't know. To me, whenever I watch this news, the first thing that usually comes to my mind is the humanity. And where is the humanity? It's like a Black Eyed Peas. Where is the love? Literally, where is the love? Wow. Just for people to have equal rights, I guess you have the programs for people to migrate back to India. I guess I would, but it's just so hard, right? Like, you build your life somewhere and you kind of want to live there peacefully, and this is happening. It's just never a good look. And having a reliable neighbor is important. Obviously, we know that better than, with the situation with Ukraine that's happening here. But even before the war broke here, a couple of years ago when I lived abroad, still, like, Ukraine just decided not to, send us gas, and you guys are sending out a lot of cotton, so different kind of commodities. But um, yeah, I'm curious, what do you guys think about that? Because I guess the violence is just not helping to the relations as well. And God forbid you have some family there that is affected by that. And I really do hope you're not. And if there is someone, I genuinely hope that they're staying safe, because this is mad. The world is just going progressively mad. But I guess, sometimes when you look at it through a spiritual lens, you sometimes I feel like things have to go really bad before they can go actually right. Like, there has to be some sort of reckoning and cleansing. And it's still sad, as a humanity, we haven't evolved enough to realize that we are all one, and we're all connected, and we all impact one another. Uh, yeah, I literally have no words. I literally have no words. This is fully crazy. I'd love to know what you guys think. Like, is this being talked about in India? Is India taking any action? Please let me know in the comments. And with that being said, stay safe, stay strong, sending lots of love, share, like, and subscribe to this channel. And I will see you in the next one. Until then, please do take care. Bye bye.